हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ फिजिक्स क्लासेस। तो गाइस आज आता है 27 दिसंबर और है ट्यूसडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफसेट क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेस पर इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ मिल जाएंगे और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आज आप फ्रंट पेज देखेंगे तो उसमें आपको दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट दिखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे पहला आर्टिकल जो है वो पीएमजी की तरफ से क्या आया है, एक स्टेटमेंट आया। और स्टेटमेंट वैसे तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट क्यों दिया है अभी, क्योंकि उन्होंने सेलिब्रेट किया है वीर बाल दिवस को। उसके बिहाफ पे स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है जो मनगढ़ंत हिस्ट्री है उनको नीचे ही रहना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का क्या है, एक स्टेटमेंट निकल के आया है। और ये दिया किस चीज़ पर है, ये उन्होंने दिया है न्यू दिल्ली में। और वीर बाल दिवस के बारे में हमें क्या पढ़ना है, इस आर्टिकल में पढ़ना है। तो चलिए पहले वीर बाल दिवस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों है। क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि वीर बाल दिवस के मौके पे क्या दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, ये क्या दिया है, ये एक स्टेटमेंट दिया है। तो रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर द 26 दिसंबर सेल हैंस फोर्थ ही मार्क्ड एज वीर बाल दिवस। तो उन्होंने क्या कहा है कि अब से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा टू पे द होमेज टू द करेज ऑफ द साहिबजादास फोर सन्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह द लास्ट सिख गुरु। ये किसके ट्रिब्यूट्स के लिए बनाया जाएगा, ये करेज के लिए बनाया जाएगा जो साहिबजादा हैं, जो फोर्थ सन है किसके, गुरु गोविंद सिंह जी के, जो कि लास्ट गुरु थे किसके, सिख गुरु जी के, जो कि लास्ट गुरु थे। वाइल ऑल फोर आर मार्टियर्ड, जो चारों थे वो क्या थे, मार्टियर्ड थे। द डेट हैज़ बीन चूजन एज इट वाज द डे ऑब्जर्व एज द मार्टिन डोम्स डे ऑफ द साहिबजादा जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह। और दिन को इसलिए ऐसे सुना गया है, ऑब्जर्व किया गया है, क्योंकि एक दिन ऐसा होता है कि मार्टिडम्स डे ऑफ साहिबजादा जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह को इसमें ट्रिब्यूट दिया जाता है, जो कि जिनकी जान गई थी एट दी टेंडर एज ऑफ 6 and 9 इन अ सिर हिंद पाकिस्तान पंजाब बाय मुगल फोर्सेस के द्वारा उन्हें मारा गया था। इसके की पॉइंट क्या हैं, तो अबाउट साहिबजादा जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह की बात करें तो साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह ये क्या थे, रिवर्स्ड थे। मार्टियर्स जो हुआ था सिक्किम्स में, उनके क्या थे, उनके भी ये मेंबर थे। ए कॉम्बिनेशन ऑफ मुगल सोल्जर्स बिसाइड आनंदपुर साहिब ऑन द ऑर्डर्स एम्परर औरंगजेब। तो इन्हें किसने मारा था, एक कॉम्बिनेशन ऑफ मुगल सोल्जर्स थे, मुगल सोल्जर का एक कॉम्बिनेशन था जिसको लेड करे थे आनंदपुर साहिब। और किसके ऑर्डर पर इन्हें मारा गया, एम्परर औरंगजेब, जो लास्ट जो शाहजहाँ के पुत्र देखने को मिल जाएंगे। Two sons of Guru Gobind Singh were captured. They were offered safe passage it if they became Muslims। मतलब दो सन्स को क्या किया गया, कैप्चर किया गया इनके गुरु गोविंद सिंह जी के, और उन्हें कहा गया अगर वो मुस्लिम्स बन जाएंगे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। दे बोथ रिफ्यूज, उन्होंने दोनों ने मना कर दिया। एंड सो दे वर सेंटेंस टू डेथ एंड वर ब्रिग्ड अलाइव। मतलब उन्हें क्या कर दिया, फिर फांसी दे दी गई। दिस टू ग्रेस्ट परफॉर्म्ड प्रिफर्स दैट इंस्टेड ऑफ डिविएशन फ्रॉम द नोबल प्रिंसिपल ऑफ धर्मा। इन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, जबकि इसकी वजह से इन्हें क्या हो गई, इन्हें डेथ भी हो गई। गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें तो लास्ट हैं ये 10 सिख गुरुज के। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1666 में बिहार के अंदर पटना में। उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम मनाते हैं, नक्शाही कैलेंडर उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ही लिया गया है। और ये सिख गुरु थे एट द एज ऑफ 9 फॉलोइंग द नेम्स ऑफ हिज फादर गुरु टेग बहादुर द 9th सिख गुरु थे, जो इनको एसिसिनेट किया गया था 1708 में। और इनका कंट्रीब्यूशन किस में देखने को मिला, रिलीजियंस में इनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। ये जाने जाते हैं अपना कंट्रीब्यूशंस रिलीजियंस फील्ड में, इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ एन टर्बन टू एन कवर हेयर। जो आजकल जो पगड़ी बांधते हैं वो भी इन्होंने ही इसका इंट्रोडक्शन किया था अपने हेयर को कवर करने के लिए। ही ऑल्सो फाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ खालसा और द 5 केज। इन्होंने क्या किया था, फाउंड किया था खालसा को और 5 केज जो कृपान होते हैं उनको। 5 केज के अंदर आते हैं अनकट हेयर, मतलब अनकट हेयर, कैश, कंगा, वुडन कॉम्ब, कारा, आयरन और स्टील ब्रेसलेट, कृपान, डग्गर आता है और कछेरा आता है, एक शॉर्ट ब्रिजेज आता है। इसे क्या बोलते हैं हम,
5 केस बोलते हैं। अब हमने गुरु गोविंद सिंह के बारे में, उनके पुत्र के बारे में और उनकी हिस्ट्री के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल इसके लेफ्ट में दिया गया है। इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है, सीबीआई के बारे में। पहले इशू जान लेते हैं। तो सीबीआई ने अभी क्या अरेस्ट किया है, वीडियोकॉन के जो चीफ हैं उनको लोन फ्रॉड केस में क्या कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अरेस्ट किया है वीडियोकॉन ग्रुप के चीफ वेणुगोपाल दत्त को डेज आफ्टर द अरेस्ट ऑफ ICICI बैंक्स फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर चंदन कोचार एंड हर हस्बैंड। अभी क्या किया है, उससे बाद में इन्होंने अरेस्ट किया जब ICICI बैंक के फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर चंदन कोचन को भी और उनके हस्बैंड को भी क्या कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। उसके बाद ही इन्होंने अरेस्ट किया गया है। वीडियोकॉन के ये चीफ आपको देखने को मिलेंगे लोन फ्रॉड के अंदर। अब इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है इंपॉर्टेंट, वो है हमें सीबीआई के बारे में, क्योंकि इस बार इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की। ये ऑपरेट करती है अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। ओरिजिनली इसको सेटअप किया गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, बरेबरी एंड गवर्नमेंटल करप्शंस के लिए। इन 1965 में इतने इसकी क्या हुई, पावर को एक्सपेंड कर दिया गया, उसके जुरिडिक्शंस को बढ़ा दिया गया। इन्वेस्टिगेट ब्रांचेस ऑफ सेंट्रल लॉ एनफोर्सेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर इसको ला दिया गया, मल्टी एजेंसी और इंटरनेशनल केसेस के अंदर इसको ला दिया गया। और एजेंसी हैज़ बीन नोन टू इन्वेस्टिगेट सेवरल इकोनॉमिक क्राइम्स। एजेंसी ने क्या किया है, अब तक बहुत सारे सेवरल इकोनॉमिक क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट किया है, स्पेशल क्राइम्स को इन्वेस्टिगेशन किया है, करप्शन के केसेस को और बहुत सारे केसेस को भी किया है, इसने इन्वेस्टिगेट किया है। सीबीआई इज़ एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द प्रीवियस ऑफ द राइट टू एन इन्फॉर्मेशन एक्ट। पहले सीबीआई को किससे पावर मिलती थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से। सीबीआई इज़ इंडियाज़ ऑफिशियल डेजिग्नेटेड सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर लाइसेंस विद द इंटरपोल। तो इसका इंटरपोल से भी कनेक्शन देखने को मिल जाएगा, जो एक इंटरनेशनल बॉडी है पुलिस के लिए। सीबीआई का हेडक्वार्टर आपको CGO कॉम्प्लेक्स नियर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। अब इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसको बेसिकली बनाया गया था स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ट्रेसिड इज ओरिजिन्स टू एन स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस फोर्स थी ये, जिसको सेटअप किया गया था 1941 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कि वो इन्वेस्टिगेट करे करप्शंस के केसेस को और जो ट्रांजैक्शन हो रही है वार के दौरान और सप्लाई जो हो रहा है डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया में। इसका हेडक्वार्टर आपको लाहौर में देखने को मिल जाएगा। ये सुपरिटेंडेंट ऑफ एन SPE वाज कुर्बान अली खान। जो सुपरिटेंडेंट है स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के, वो क्या है, कुर्बान अली खान है, और जिन्होंने बाद में क्या करा, पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट लीगल एडवाइज़र हैं वॉर डिपार्टमेंट वाज राय साहिब करमचंद जैन। आफ्टर द एंड ऑफ वार देयर वाज एन कंटिन्यू नीड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी जो इन्वेस्टिगेट करे बरेबरी एंड करप्शन केसेस को सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के द्वारा। साहिब करमचंद जैन रिमेन्ड इट्स लीगल एडवाइजरी व्हेन द डिपार्टमेंट वाज ट्रांसफर टू द होम डिपेंडेंट बाय द 1946 दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। अब हमने सीबीआई के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली एडिटोरियल है। इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है, बिल्किस बानो केस के बारे में पढ़ना है, जो 2002 में गुजरात में जो दंगे हुए थे उसके बीच में जो बिल्किस बानो के ऊपर क्या हुए थे, गैंग रेप हुए थे, उस केस को हमें पढ़ना है। तो ऑथर ने कहा है, ऑथर एक सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने कहा है जो उनकी रिव्यू को अभी पेटिशंस को और रिव्यूज़ को डिसमिस किया जा रहा है, ये बहुत ज़बरदस्त एरर देखने को मिलेगा जुडिशरी के अंदर। उन्होंने कहा है कि जो उनकी पेटिशंस, जो उन्होंने बहुत सारी पेटिशन डाली अपने आप को लेकर कि उनके अभी विक्टिम्स को छोड़ दिया गया है, उनके जो अपराधी थे उन्हें छोड़ दिया गया है, वो पिटिशंस को खारिज कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। वो एक ज़बरदस्त एरर देखने को मिलेगा जुडिशरी में। जब बिल्किस बानो केस की बात करें, ये सोल सर्वाइवल है हॉरिफिक गैंग रेप एंड मास मर्डर इन 2002 में जो गुजरात में रॉयट्स हुए थे उसकी ये सोल सर्वाइवर हैं बिल्किस बानो। Asked the Supreme Court of India to review its May 2022 judgment, which directed the government of Gujarat to consider the early release of one of those convicted of this
मॉन्स्ट्रियस क्राइम्स। उन्हें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि वो अपने डिसीजंस को रिव्यू करे। जो उन्होंने डिसीजन दिया है 2022 में, जो डिसीजन दिया है गुजरात गवर्नमेंट ने, जो गुजरात असेंबली ने क्या किया है, डिसीजन दिया है कि उनके जो कन्विक्ट थे उन सबको छोड़ दिया गया है। इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द कोर्ट टू रिड्रेस एन एग्रेसिव एरर। ऑथर जी ने कहा है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कोर्ट के पास कि अपने जो उन्होंने डिसीजन लिया है उसको जो उन्होंने बेकार सा डिसीजन लिया है, मतलब एग्रेसियस एरर्स, ज़बरदस्त एरर उनके अंदर देखने को मिला है, उसको रिड्रेस करे। सैडली इट चूज not to do so in a blind two-page order issued in the chambers on December 13, 2022 the court dismissed his review petition। मतलब एक 2 पेज का उन्होंने पेटिशन डाला था और उस पेटिशंस को खारिज कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। मई में दिस ईयर द कोर्ट अलाउड a writ petition filed by राधेश्याम भगवंदास शाह एल्तस एलाइज लाला वकील who has been convicted by sessions court in Mumbai for mass murder coupled with rape। मतलब इनको किसकी पेटिशन पे छोड़ा गया है, जो एक पेटिशन फाइल की गई थी किसके द्वारा, शाह के द्वारा और लाला वकील के द्वारा। एंड सेंटेंस टू लाइफ ऑफ इम्प्रिजमेंट। द कन्विक्शन एंड सेंटेंस ऑफ राधा स्यालम एंड हिज को कन्विक्ट्स वर कन्फर्म बाय एन डिविजन्स बेंच ऑफ इन द बम्बई हाई कोर्ट। बम्बई हाई कोर्ट की बेंच से इनको क्या मिल गए, इनको रिलीज मिल गया on in May 5, 2017 and this judgment in turn was confirmed by the Supreme Court on July 10, 2017 but its judgment May 13, 2022 the top court allowed Radha Slam writ petitions। तो टॉप कोर्ट ने क्या कहा कि आप पेटिशन डालो, हम उस पेटिशंस को सुनेंगे जो उन्होंने रिट पेटिशन डाली थी। फिर उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें क्या दे दिया, पूरी तरीके से बेल प्रोवाइड कराती। एस्पेक्ट दैट वर ओवरलुक्ड, उन एस्पेक्ट्स को, उन पहलुओं को क्या कर दिया गया है, ओवरलुक्ड कर दिया गया, मतलब उन पहलुओं को नहीं देखा गया है। ये क्या बता रहे हैं, ये ऑथर बता रहे हैं। which were petitions which were completely overlooked by the court include writ petition under article 32 of the constitution are not maintainable against judicial orders। तो ऑथर जी ने कहा है जो आर्टिकल 32 के अंदर रिट पिटिशन देखने को मिलेंगी उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया है, उसको बिल्कुल भी मेंटेन नहीं किया गया है जो जुडिशियल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने किया है। स्पेशली ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, विच इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लाइक द सुप्रीम कोर्ट। ये सिंपल सी बात है कि आपको हाई कोर्ट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में देखने को मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरह। Radheshyam had filed an writ petition before the Gujarat High Court which was rejected by then judgment of in July 17, 2019। राधेश्याम ने एक पिटिशंस को, रिट को, पिटिशंस को क्या किया था, फाइल किया गया था गुजरात हाई कोर्ट्स के ऑर्डर से पहले और उसको फिर क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। अगर अदर इंस्टेंसेस की बात करें तो ऐसे और बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं, जैसे टॉप कोर्ट इग्नोर्ड बाइंडिंग 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिसीजन इन नरेश श्रीधर मिराजकर 1966। कोर्ट ने क्या किया था, जो कोर्ट की 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी उसने डिसीजन दिया था नरेश श्रीधर मिराजकर 1996 में। एक अनोदर 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो 3 वेलबम 1989 में विच हेल्ड दैट ए जजमेंट ऑफ एन कोर्ट कैन नेवर बी इन चैलेंज इन अ रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32। उन्होंने कहा था जो कोर्ट का जजमेंट आ गया है उसको आप रिट पिटिशन के द्वारा उसको कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते। द कोर्ट ऑल्सो बस्ड असाइड अनोदर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिसीजन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस श्री हरन जजमेंट इन 2015 में भी ऐसा ही एक केस देखने को मिला था। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट एंड कंटेस्ट में दिया गया है। ये आर्टिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या करा है, चाइना ने 71 वार प्लेन्स और 7 शिप्स को ताइवान की तरफ भेज दिया है, क्योंकि चाइना हमेशा से ही कहता है कि ताइवान क्या है, हमारे हिस्सा है, लेकिन ताइवान क्या चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट रहे। 71 द नंबर ऑफ वार प्लेन्स अलोंग विद 7 शिप्स दैट चाइना मिलिटरी सेंट टूवर्ड्स ताइवान इन एन 24 आवर डिस्प्ले ऑफ फोर्स डायरेक्टेड एट द आइलैंड। तो ताइवान के आइलैंड पे क्या कर दिया है, अभी 71 वार प्लेन्स को, 7 शिप्स को भेज दिया गया है चाइना के द्वारा। दिस कम आफ्टर चाइना एक्सप्रेस एंगर ताइवान रिलेशंस रिलेटेड प्रोविंस इन द यूएस। तो ये कब किया है चाइना ने एक्सप्रेस अपना कंसर्न, ये जब ताइवान रिलेटेड प्रोविजंस देखने को मिले यूएस की तरफ से।
annual defense spending bills, China's military has often used large military exercise as a demonstration of the force in response to the US support of Taiwan। तो चाइना ने भी क्या करा है, अपनी बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज को शुरू कर दिया है, क्योंकि उसने देखा कि यूएस क्या कर रहा है, ताइवान को सपोर्ट कर रहा है। तो इस वजह से उसने क्या कर दिया है, चाइना उसने एक अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज को शुरू कर दिया है। अब ये आर्टिकल कल भी आएगा, इस आर्टिकल को हम कल डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसमें हमें क्या पढ़ना है, एनसीपीसीआर के बारे में पढ़ना है। एनसीपीसीआर ने एनजीओ से कहा है कि वो चिल्ड्रंस को ना दिखाएं फंड रेजिंग के लिए, मतलब वो वल्नरेबल चिल्ड्रंस को ना दिखाएं, जो चिल्ड्रंस एनजीओज में देखने को मिलेंगे उनको ना दिखाएं, उनको ना दर्शाएं, उनको ना डिपिक्ट करें फंड रेजिंग के लिए, क्योंकि एनजीओज नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाएंगी और इनको फंड मिलता है। ये अपने बाहर से इन्हें आउटसाइड से क्या मिलता है, फंड मिलता है, उस पर ही क्या करती हैं, काम करती हैं। तो एनसीपीसीआर ने इन चीज़ को क्या किया है, वार्न किया है। प्रैक्टिस ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग representative visuals for and fundraising activities concerning development issues such as malnutrition now faces new scrutiny with the National Commissions for Protection of Child Rights NCPCR issuing directives to non-governmental profit organizations not to depict vulnerable children। तो NCPCR ने कहा है कि आप ऐसे malnutritions जो हैं, न्यू सिक्योरिटी जो हैं, जो नए फेसेस हैं, उनको ना दिखा के आप क्या मांगे, उनको ना दिखा के फंड मांगे। ये 2013 कंपेन बाय यूके बेस्ड एनजीओ सेव द चिल्ड्रंस टाइटल खुशी। तो एक 2013 का कंपेन भी देखने को मिलेगा जो यूके बेस्ड एनजीओ ने चलाया था। उन्होंने क्या किया था, उनकी जो एनजीओ का वो क्या टाइटल क्या था, सेव द चिल्ड्रन टाइटल खुशी, मतलब चिल्ड्रंस को बचाएं, जिसका टाइटल था खुशी, जिसको 20 months ओल्ड बेबी लाइंग ऑन एन हॉस्पिटल बेड एंड मल्टीन्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर इन टोंक राजस्थान। अब इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है, इस आर्टिकल में हमें पढ़ना है एनसीपीसीआर के बारे में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एनसीपीसीआर की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक इंडियन स्टेचुअरी बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स सीपीसीआर एक्ट 2005 के अंडर कमीशन वर्क करता है अंडर द एगिस ऑफ एन मिनिस्ट्री ऑफ वीमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कमीशंस को ऑपरेट किया गया था, ऑपरेशनल में कब आए, 5 मार्च 2007 में। कमीशन मेंटेन रहता है अंडर सेक्शन 13 ऑफ सीपीसीआर एक्ट 2005, जो इसको सारे के सारे लॉस प्रोवाइड कराता है। पॉलिसीज, प्रोग्राम, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म आर इन द कॉन्सेंस विद द चाइल्ड राइट्स पर्सपेक्टिव एज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड डिफाइंड बाय द कमीशन। चाइल्ड इंक्लूड्स पर्सन अप टू एन एज ऑफ 18 ईयर्स। तो चाइल्ड इसके अंदर कितने आते हैं, जिनकी एज 18 साल से कम हो या 18 साल हो। अब इसके फंक्शन, उसकी पावर क्या है। फंक्शन की बात करें एनसीपीसीआर की तो एग्जामाइन करता है, सेफगार्ड्स देता है सारे के सारे बच्चों को, जो बच्चों के राइट्स हैं उनको सेफगार्ड देता है। रिकमेंड करता है कि इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ली जाए इनके प्रोग्रेसिव के लिए। प्रेजेंट टू बी ए सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेजेंट करता है एनुअली एंड एज सच अदर इंटरवल्स एज द कमीशन में बी डीम फिट। रिपोर्ट्स देता है उनके सेफगार्ड के लिए, बच्चों के राइट्स के सेफगार्ड्स के लिए। इंक्वायरी इनटू एन वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड रिकमेंड इनिशिएशंस ऑफ प्रोसीडिंग्स इन सच केसेस। इंक्वायरी करता है अगर किसी चाइल्ड का क्या हो रहा है, किसी चाइल्ड राइट्स को वायलेशन देखने को मिल रहा है, और उसकी प्रोसीडिंग्स भी करता है कोर्ट में उन केसेस की। तो अब हमने एनसीपीसीआर के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।